पुलिस आई लेकिन ना तो वडेरे के किसी आदमी को पकड़ा और ना ही वडेरे से कोई बाज़पुरस हुई। पुलिस हिंदुस्तान की हो या पाकिस्तान की, वो गरीबों की नहीं दौलतमंदों के मफादात की रक्षा करती है। मेरे माता पिता को थाने में बंद कर दिया गया, मैं भी इनके साथ थी। वो तो भला हो इस नए इंस्पेक्टर का जो इस वाक़े एक हफ्ता बाद उमरकोट से तब्दील होकर आया था। वो ईमानदार आदमी था, इसने हमें छोड़ दिया। इसके चंद रोज़ बाद ही पिताजी मुझे और माताजी को लेकर चोरी छुपे सरहद पार करके राजस्थान आ गए। स्मगलरों की एक पार्टी ने सरहद पार करने में हमारी मदद की थी। हम लोग धक्के खाते हुए किसी न किसी तरह राजगढ़ पहुंच गए। यहाँ भी हमारी कौम के कुछ लोग आबाद थे जिन्होंने हमारी मदद की। माता पिता ने मेहनत मजदूरी करके मुझे तालीम दिलाई, लेकिन तालीम हासिल करने के बाद भी मेरे साथ जो कुछ हुआ वो तुम्हें बता चुकी हूँ। राधा खामोश होकर मेरी तरफ देखती रही और कुछ देर बाद कहने लगी, मेरे खून में इसी ज़मीन की मोहब्बत शामिल है जिसकी मिट्टी से मैंने जन्म लिया था। वहाँ मेरे माता पिता भाई बाबज के साथ जो कुछ भी हुआ वो काबिल नफ़रत है, लेकिन इन तमाम तर नफ़रतों के बावजूद मैं इस मिट्टी की मोहब्बत को अपने सीने से नहीं निकाल सकी। वो एक बार फिर खामोश हो गई। इसके लहजे में अफसुर्दगी सी आ गई थी। यहाँ जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ देखकर मेरा दिल दुखता है, लेकिन जाहिर है मैं कुछ नहीं कर सकती। वो दोबारा कह रही थी, कैंप में बाज़ पाकिस्तानी नौजवान तो ऐसे भी थे जो रॉ के असल मंसूबों से वाकिफ़ होने के बाद यहाँ से भागना चाहते थे। इनमें से कुछ ने कोशिश भी की मगर पकड़े गए। अलका ने तुम्हारे सामने दावा किया था वो कैंप से फरार होने वाले पाकिस्तानी नौजवानों की मदद करती रही है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। पिछले 1 साल के दौरान अलका ने ऐसे 5 नौजवानों को धोखे से हलाक कर दिया जो कैंप से भागने के बाद इत्तफाक से इससे टकरा गए थे। मेरे ख्याल में ऐसे लोगों का यही असर होना चाहिए था। वो अपनी जान बचाने के लिए भी दूसरों की मदद के मोहताज थे। इन्हें हवस और लालच यहाँ लेकर आया था, लेकिन जब इन्हें एहसास हो गया कि इस तरह मिलने वाली दौलत इन्हें महंगी पड़ेगी तो उन्होंने भागने की कोशिश की और मारे गए। दरअसल इनके सामने कोई मकसद नहीं था, इनकी कोई मंजिल नहीं थी, लेकिन तुम्हें देखकर और तुम्हारी बातें सुनकर मैं भी ठटकी थी। तुम भी अगर से अपनी जान बचाकर भागे थे और जान बचाना चाहते थे, लेकिन तुम में और इन नौजवानों में बड़ा फ़र्क था। अलका तुम्हारे गिर्द जाल बुन रही थी और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, मगर मुझे इसका मौका नहीं मिल रहा था। इधर तुम दलदल में धंसते जा रहे थे, तुम्हारे गिर्द बिछाए हुए जाल की रस्सियां खींची जा रही थीं और आखिरकार मैंने भी कदम उठाने का फैसला कर लिया। जिस रात दुर्योधन ने आश्रम के तहखाने में तुमसे मुलाकात की थी, मैं समझ गई थी कि अब पानी सर से गुजर चुका है। उन्होंने तुम्हें अपने मंसूबे के आखिरी मरहले में धकेल दिया है। अब मेरे लिए भी खामोश रहना मुमकिन नहीं रहा था और इसलिए मैंने तुम्हें अलका और दुर्योधन के बारे में बता दिया था, लेकिन तुम्हें शायद मेरी बातों का यकीन नहीं आया था और फिर कल मैंने तुम्हें वो सबूत फराहम कर दिए जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी। मैंने तुम्हारा साथ देने का फ़ैसला कर लिया था और इस सिलसिले में कुछ इंतज़ामात भी शुरू कर दिए थे। मेरे इस कॉटेज के बारे में किसी को मालूम नहीं, मैंने यहाँ राशन जमा करना शुरू कर दिया। अलका को कत्ल करने के बाद अगर हम चंद मिनट और वहाँ रुकते तो मारे जाते। मुझे सुमपुत ही ने रेस्टोरेंट में चाय पीने के दौरान बताया था कि दुर्योधन ने रात 2 बजे के करीब अलका को टेलीफोन पर जयपुर में कैंप में होने वाले धमाकों की इतला दे दी थी और अलका इसके थोड़ी देर बाद जयपुर से निकल खड़ी हुई थी और इसने दुर्योधन को भी अपनी रवानगी की इतला दे दी थी। दुर्योधन इसका इंतजार कर रहा था। इसका ख्याल था कि अलका सीधे इसके पास पहुंचेगी, लेकिन 7 बजे तक अलका इसके पास नहीं पहुंची तो वो आश्रम पहुंच गया और तहखाने की सूरत हाल देखकर इसे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वहाँ क्या हुआ होगा। उन्होंने तुम्हारे साथ मेरी तलाशी भी ली थी। हम बर वक्त वहाँ से निकल आए थे। हम इस वक्त तक यहाँ रहेंगे जब तक ये जगह हमारे लिए महफूज रहेगी। हम यहाँ आराम से बैठे दाल चावल खाते रहेंगे। राधा खामोश हो गई। इसके होंठों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी, या फिर मुझे इसकी मुस्कुराहट अच्छी लग रही थी। मैं खामोशी से इसके चेहरे को देखते हुए सोचता रहा। मैं जराइम पेशा था, मेरे हाथों पाकिस्तान में कई कत्ल हो चुके हैं। पुलिस से छुपता फिर रहा था कि बदकिस्मती से इन लोगों के हत्थे चढ़ गया और यहाँ मसाइब में घिर कर अपनी मिट्टी की मोहब्बत ने मुझे बेचैन कर दिया। और अब राधा से ऐसी ही बातें सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा था। इसने पाकिस्तान में सिर्फ 5 साल गुजारे थे। 5 साल की उम्र में तो कोई बच्चा अपने बारे में भी नहीं सोच सकता, किसी और के बारे में या वतन के बारे में क्या सोचेगा। लेकिन राधा ने इस मिट्टी से जन्म लिया था और 5 साल की उम्र तक खेतों में इसी मिट्टी में खेलती रही थी और इसी मिट्टी की मोहब्बत इसके खून में शामिल हो गई थी। मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो? राधा ने कहा। इसके होंठों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। तुमने मुझे वहशी कहा था ना? मैंने इसके चेहरे से नजरें हटाए बगैर कहा। हाँ, तुम तो हो ही वहशी। राधा ने हल्का सा कहका लगाया। वहशियों वाला हुलिया इस वक्त मेरा है या तुम्हारा? मैंने कहा। राधा ने पहली मरतबा अपना जायजा लिया। उस शाम को जब यहाँ से गई थी तो हालत भी बेहतर थी। कोई तब्दीली तो यहाँ आने के बाद शुरू हुई थी। सुमपुत से देंगा मुश्ती में न सिर्फ इसके कपड़े फट गए थे, बल्कि बाल भी चिड़िया के घोंसले की तरह बिखर गए थे और मेकअप भी बिगड़ गया था। वो मेरे सामने इस तरह बैठी हुई थी कि इसकी टांगें ऊपर तक बरहना हो रही थी।
वो चंद लम्हे मुझे घूरती रही, फिर एक झटके से उठकर खड़ी हो गई और तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई कमरे में घुस गई। मैं अपनी जगह पर बैठा राधा के बारे में सोचता रहा। इसने जो कुछ कहा था, क्या वाकई वो सच था? क्या वाकई इसके दिल में जन्मभूमि की मिट्टी की मोहब्बत अब भी मौजूद थी? मुझे बहरहाल इस पर एतमाद करना था, इस वक्त तक जब तक कोई बात मुझे इससे बददिल न कर देती। इस वक्त 2 बजने वाले थे। मैं सोफे पर लेट गया। इसके थोड़ी देर बाद राधा की आवाज़ सुनाई दी, मैं सोने जा रही हूँ, तुम्हें नींद आए तो आ जाना। मैंने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। राधा कमरे से बाहर नहीं आई थी। इसने दरवाजे ही से गर्दन निकाल कर मुझे बता दिया था कि वो सोने जा रही है। मैं सोफे पर लेटा बेचैनी से करवटें बदलता रहा। सोफ़ा ज़्यादा चौड़ा भी नहीं था कि ढंग से करवट बदल सकता। इसमें शायद नारियल के छिलके भरे हुए थे। सीट दरमियान से किसी कदर उभरी हुई थी। आगे और पीछे की तरफ ढलान थी। बैठने के लिए तो ये सोफ़ा बहुत अच्छा था, लेकिन सोने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। इसी वजह से मेरी पिछली रात भी बेआरामी और बेचैनी में गुजरी थी। तकरीबन 1 घंटे तक करवटें बदलने के बाद मैं उठ गया। कुछ देर वहीं बैठा इधर उधर देखता रहा, फिर उठकर कमरे में आ गया। कमरे में अंधेरा था। मैं टटोलता हुआ आगे बढ़ा। मेरा ख्याल था कि मैं आहिस्तगी से पलंग के किनारे पर लेट जाऊंगा ताकि राधा की नींद ख़राब न हो, लेकिन मैं जैसे ही पलंग पर चढ़ा, राधा की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। मुझे विश्वास था कि तुम ज़रूर आओगे। इससे पहले कि मैं कुछ सोच सकता, इसने मेरे अंदर के वहशी को बेदार कर दिया। राधा ने ठीक ही कहा था कि मैं वाकई वहशी हूँ। सुबह राधा मुझसे पहले ही उठ चुकी थी। नाश्ते के बाद गुज़श्ता रोज़ की तरह मैं इस रोज़ भी खुरपी लेकर लॉन संभालने में मसरूफ़ हो गया। इस वक्त राधा भी मेरे साथ दे रही थी। बेकार बैठना शैतान को दावत देने के मुतरादिफ था, और शैतान से बचने के लिए ही मैंने ये मसरूफ़ियत तलाश की थी। हमारे लिए बाहर के हालात जानना बहुत ज़रूरी था। सुम्पुत की गुमशुदगी ने दुर्योधन को चौंका दिया था। अब ये पता नहीं सुम्पुत के कत्ल का इंकशाफ हो चुका था या नहीं, लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकता था कि इस गुमशुदगी में भी दुर्योधन को मेरा ही हाथ नजर आया होगा। गुज़श्ता रात सुम्पुत ने जो कुछ बताया था, इससे मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि दहशतगर्दी के कैंप की तबाही से हुकूमत की पूरी मशीनरी हिलकर रह गई थी। दिल्ली से इंटेलिजेंस, रॉ और हुकूमत के आला तरीन अफसरान और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर की आमद इस बात का सबूत थी कि कैंप तबाह करके मैंने इन्हें अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। कैंप की तबाही के अलावा रॉ के डिप्टी डायरेक्टर अलका अग्निहोत्री भी मेरे हाथों मारी गई थी और मंदिर को भी जलाकर राख कर दिया गया था। मंदिर की तबाही भी मेरे खाते में डाल दी गई थी। यह सदियों पुराना मंदिर था। मुख्तलिफ अदवार में 3 मरतबा पहले भी इसे नजर आतिश किया जा चुका था और हर मरतबा इसकी तामीर, नो और वसअत में इजाफा किया गया था। और अब तो वो आग इस कदर खौफनाक थी कि शायद इसकी दीवारों के पत्थर भी पिघल गए होंगे। नागराज ने आला हुकाम को जो रिपोर्ट दी थी वो भी यकीनन मेरे खिलाफ होगी। मुझे तमाम वाक़यात का जिम्मेदार करार देकर सारे इल्ज़ामात मेरे सर पर थोप दिए गए होंगे। गुज़श्ता रात सुम्पुत ने बताया था कि नागराज दहशतगर्दी के एक और मंसूबे पर काम कर रहा है। वो खौफनाक जहर जो इंजेक्शन के ज़रिए किसी जानदार के खून में शामिल कर दिया जाए तो इसके जिस्म को बिजली से ज़्यादा खौफनाक झटके लगते हैं। कम से कम 10-15 मिनट शदीद तरीन अजियत के बाद वो ख़त्म हो जाता है। इसका मुजाहिरा तो मैं देख भी चुका था। ये तो नागराज ने भी बताया था कि वो ये जहर तैयार कर रहा है जिसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये इंजेक्शन अभी तजुर्बाती मरहले में था। इसका तोड़ दरियाफ्त करना अभी बाकी था और इस रात वो मुझ पर इस जहर का तजुर्बा करना चाहता था, लेकिन इसका एक आदमी रवि पंडित मेरे हाथों इस तजुर्बे का शिकार हो गया था। पहले मैंने सोचा था कि हालात जैसे ही मामूल पर आएंगे मैं माउंट अबू से निकल जाऊंगा, लेकिन अब मैंने इरादा बदल दिया था कि अगर ये जहर पाकिस्तान पहुंच गया तो तबाही फैल जाएगी। ये तखरीबकारी और दहशतगर्दी का एक नया तरीका था। इसके लिए ना गोलियां चलानी पड़ेंगी, ना बमों के धमाके करने पड़ेंगे। इस जहर के इंजेक्शनों के जरिए मौत बेगुनाहों को अपनी लपेट में लेती रहेगी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब नागराज जैसे सांप का सर कुचल कर ही यहाँ से जाऊंगा और ये काम मुझे जल्द से जल्द करना था ताकि वो ज़्यादा मिकदार में जहर की तैयारी पर काम शुरू न कर दे। उस रोज़ शाम से ज़रा पहले राधा ने बाहर जाने की तैयारी शुरू कर ली। कल सुम्पुत को इसी पर शुबा हो गया था और राधा ने यह अक्लमंदी की थी कि इसे चकमा देकर अपने साथ ले आई थी। ज़रूरी नहीं था कि आज भी कोई ऐसा इत्तेफाक हो और वो बच कर आ जाए, इसलिए मैंने भी इसके साथ जाने का फैसला कर लिया। पलंग के नीचे रखा हुआ राधा का ट्रंक उम्र यार की जंबील साबित हुआ। इसमें ज़रूरत की हर शय मौजूद थी। 3 अदद मर्दाना जोड़े भी रखे हुए थे। एक जोड़ा तो खालिस राजस्थानी था, मैंने वही जोड़ा पहन लिया। मेरे सर पर पगड़ी राधा ने बांधी थी। सिंदूरी रंग की पगड़ी को बल देकर लपेटा गया था। मैंने जब आईने में अपना जायज़ा लिया तो मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। मखसूस राजस्थानी लिबास, मखसूस अंदाज में बंधी हुई पगड़ी, अपनी इस हुलिये में मैं मुकम्मल तौर पर राजपूत जंगजू लग रहा था। राधा भी मुझे देखकर मुस्कुरा दी थी। इसने अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए मेरे माथे पर भी सिंदूर का टीका लगा दिया और फिर मेरी आंखों में सुरमा लगाने लगी। मैं आईने में देखकर एक बार फिर मुस्कुरा दिया।
सुरमे की धार आंखों के गोशों में दूर तक निकली हुई थी, बिल्कुल देहातियों की तरह। राधा ने भी राजस्थान का देहाती लिबास पहना हुआ था। इसने बड़े भोंडे मेकअप से अपना चेहरा बिगाड़ लिया था और ऐसा इसने जानबूझकर किया था क्योंकि इस तरह इसका चेहरा बड़ी हद तक तब्दील हो गया था, लेकिन इसकी जिस्मानी कशिश अपनी जगह बरकरार थी। शाम का अंधेरा फैलने के बाद ही हम कॉटेज से निकले थे और तवील चक्कर काटते हुए शहर के मरकजी इलाके में पहुंच गए। कैंप में बम धमाकों और मंदिर में आतिशजिदगी के बाद 4 दिन गुजर चुके थे, मगर शहर में अब भी पुलिस की नफरी तलब की गई थी। मुश्तबा अफराद को रोककर पूछताछ की जा रही थी। इन पुलिस वालों के अलावा नागराज और दुर्योधन के आदमी भी शहर में फैले हुए थे। सालार रोड पर खासी रौनक थी। ये वो इलाका था जहाँ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों और गैर ममालिक से आए हुए सयाहों की भीड़ रहती थी। यहाँ हैंडीक्राफ्ट की 20 दुकानें थीं। इस इलाके में सयाहों की दिलचस्पी इन्हीं दुकानों की वजह से थी। हम दोनों इस तरह घूम रहे थे जैसे अभी अभी किसी देहात से आए हों और यहाँ की हर चीज़ हमारे लिए अनोखी और अजीब हो। हमने मार्बल की मसनूआत की एक दुकान से हनुमान की एक छोटी सी मूर्ति भी खरीद ली जिसे राधा सीने से लगाए हुए थी। 9 बजे के करीब हम राजेंद्र मार्ग की तरफ निकल आए। इस तरफ दुर्योधन का मरीना क्लब भी था। इस इलाके में भी रौनक थी, लेकिन पुलिस की सरगर्मियां भी जारी थी। बाजारों में घूमते फिरते हमने बहुत सी बातें मालूम कर ली थी। चीफ मिनिस्टर वापस जयपुर जा चुका था, लेकिन 2-3 आला अफसरान यहाँ मौजूद थे। कैंप की तबाही की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई थी जिसने एक डीलक्स होटल में कैंप लगाकर काम शुरू कर दिया था। शहर में भी ये ऐलान कर दिया गया था कि जिस शख्स को इस सिलसिले में कुछ मालूमात हो वो बिला खौफ व खतर वहाँ आकर बयान कर दे। एक जगह 2 पुलिस वालों ने हमें भी रोक लिया। वो मुझसे उल्टे सीधे सवाल करने लगे, मगर राधा ने बड़ी खूबसूरती से सूरत हाल को संभाल लिया। ए हवालदार, वो कांस्टेबल को घूरते हुए बोली, हमारे मर्द से क्या बात करत हो? ये तो पहली बार गांव से बाहर निकलत है। हमसे पूछो, हमार तुम्हारी बातों का जवाब देवन है। कहाँ से आए हो तुम लोगन और कहाँ रहत रहे हो? कांस्टेबल ने पूछा। इसके लहजे में हल्की सी झिंझलाहट थी। हमार नथ दोबारा सियान हो जी, राधा ने जवाब दिया। और पूछो क्या पूछत हो? हम तुम्हें चोर लगत हैं, डाकू लगत हैं जो यूं रोकत हो साला कहीं का? ए जोबन सवाल वलना, मैं तो अपना जोबन सवाल रहा हूँ, तू अपनी जुबान सवाल। राधा मजीद फैल गई। मैं दिल ही दिल में घबरा रहा था कि राधा को शायद पुलिस वालों का तजुर्बा नहीं था, कहीं हमें ही लेने के देने न पड़ जाए। इस दौरान 2-3 आदमी भी जमा हो गए। दूसरे पुलिस वाले ने राधा को बाजू से पकड़ा तो राधा ने एक झटके से अपना बाजू छुड़ा लिया और इसकी तरफ देखते हुए बिल्ली की तरह गुर्राई, अपन के शरीर को अपना गंदा हाथ मत लगाओ, खून की नदियां बह जाएंगी। हमार पीछा छोड़न का क्या लेवेगा? पहले पुलिस वाले ने झिंझलाकर कहा, हम चलती हूँ पर अपने साथी को संभालियो, किसी नारी का हाथ यूं न पकड़े। जयराम जी की चलो जी, राधा ने कहते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। जयराम जी की। पुलिस वाले ने गहरा सांस लेते हुए दोनों हाथ जोड़ दिए। चंद कदम चलने के बाद राधा ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। इस वक्त तो तुम्हारी फड्डेबाजी काम आ गई, लेकिन हर जगह यह हरबा काम नहीं देगा, मैंने कहा। और फिर मैं वहाँ खड़ा अपने आप को चुगत ही महसूस कर रहा था। क्या ये अजीब सूरत हाल नहीं थी कि मर्द तो खामोश खड़ा हो और औरत लड़ने मरने को तैयार हो जाए? कभी कभी ऐसा भी होता है कि औरत को आगे बढ़ना पड़ता है। राधा ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बहरहाल अब क्या प्रोग्राम है? मैं नागराज का ठिकाना मालूम करना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। अब इससे 2-2 हाथ करना बहुत ज़रूरी है। इस पर चोट लगाने का ये बेहतरीन मौका है। इस वक्त नागराज बहुत बुनाया हुआ है। इस तक पहुंचने की कोशिश करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। राधा ने कहा, मेरा ख्याल है कोशिश कर देखने में कोई हर्ज नहीं। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, राधा ने जवाब दिया। इस वक्त दुर्योधन से बेहतर और कोई आदमी नहीं हो सकता, वही हमें नागराज तक ले जा सकता है। दुर्योधन में बिड़बिड़ाया, वो इस वक्त अपने क्लब में होगा, लेकिन इस हुलिये में हमें कोई अंदर दाखिल नहीं होने देगा। बहरहाल आओ, इस रेस्टोरेंट में बैठकर एक कप चाय पीते हैं, शायद कोई बात समझ में आ जाए। मैंने एक तरफ इशारा किया। इत्तेफाक से वही रेस्टोरेंट था जहां रत्ना नामी वेटर से मेरी पहली मुलाकात हुई थी और इसे रवि पंडित के होटल ले गया था। और फिर वहां नागराज को आते देखकर मेरा प्रोग्राम बदल गया था। रवि पंडित के दफ्तर में नागराज की पिटाई करने और रवि पंडित को मौत के घाट उतारने के बाद मैं तो अकबी रास्ते से फरार हो गया था और रत्ना के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था कि इसका क्या हुआ था। होटल के दरवाजे पर नागराज के आदमियों ने इसे मेरे साथ देखा था। होटल के अंदर भी इसे मेरे साथ देखा गया था। मेरा ख्याल था कि मेरे फरार होने के बाद इसे पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाकर हलाक कर दिया गया होगा, लेकिन मेरा यह ख्याल गलत साबित हुआ।
रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही मैंने रत्ना को देख लिया था, जो एक मेज़ पर कॉफ़ी सर्व कर रही थी। इस मेज़ पर एक अधेड़ उम्र मर्द और एक जवान लड़की बैठी हुई थी। इत्तेफाक से सिर्फ इस मेज़ पर 2 कुर्सियां खाली थीं और कहीं भी कोई सीट खाली नहीं थी। राधा ने इधर-उधर देखा और फिर बड़ी बेतकल्फ़ी से इस आदमी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैं भी लड़के के सामने वाली कुर्सी घसीट कर बैठ गया। इस आदमी ने बड़ी खूंखार नज़रों से हमारी तरफ देखा था। रत्ना भी हमें बैठते देखकर वहीं रुक गई थी। वो सवालिया निगाहों से पहले राधा और फिर मेरी तरफ देखने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। हमारे लिए भी ये लाओ जी। राधा ने अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए कॉफ़ियों के कपों की तरफ इशारा किया। पर मीठा ज्यादती डालियो। रत्ना मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। अधेड़ उम्र शख्स और लड़की ने मायने खेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा और अपने अपने कप उठाकर खामोशी से चुस्कियां लेने लगे। वो यकीनन कोई शिकारी लड़की थी जिसने बूढ़े को फांसा हुआ और बूढ़ा बेचौताब खा रहा था। हमारी वजह से शायद इनका प्रोग्राम गारत हो गया था। रत्ना हमारे लिए कॉफ़ी लेकर आई थी, तो इस दौरान वो दोनों कॉफ़ी ख़त्म कर चुके थे। लड़की ने बूढ़े को इशारा किया और वो दोनों उठ गए। राधा ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा। बाजारों में घूमते फिरते हमने कुछ शॉपिंग भी की थी। दोनों थैले राधा ने अपनी गोद में रखे हुए थे। इन दोनों के उठते ही इसने थैले कुर्सी पर रख दिए और चाय की चुस्कियां लेते हुए हम सरगोशी में बातें करने लगे। रत्ना इसी दौरान 3-4 मरतबा हमारे करीब से गुजरी थी। कप उठाते हुए भी इसने गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखा था, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं सकी थी। मैंने राधा को रत्ना के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैंने रत्ना के बारे में फ़ौरन ही फैसला कर लेना ज़रूरी समझा था कि राधा का कॉटेज मेरे लिए हमेशा महफूज रहे। मुझे इमरजेंसी के लिए कोई ना कोई महफूज ठिकाना रखना था और मेरा ख्याल था कि इस मकसद के लिए किसी वक्त रत्ना को इस्तेमाल कर सकूंगा। कॉफ़ी पीते हुए मैंने प्रोग्राम फाइनल कर लिया। राधा का ख्याल था कि दुर्योधन से बराह रास्त रब्ता करना चाहिए। इसने जो मंसूबा बनाया था वो वाकई काबिल अमल था और इससे पूरी तरह मैं मुत्तफिक था। रेस्टोरेंट से निकलकर हम एक तरफ चलते रहे। हमेशा की तरह मैंने इस वक्त भी इस बात का ख्याल रखा था कि हमारा ताक़ुब तो नहीं किया जा रहा, लेकिन कोई मुश्तबा आदमी नज़र नहीं आया था। मरीना क्लब से तकरीबन 1 फरलांग दूर हम रुक गए। अपने इस मंसूबे का एक बार फिर जायज़ा लिया और राधा अपने मिशन पर रवाना हो गई। मैं कुछ देर वहीं खड़ा इसे जाते हुए देखता रहा और फिर तारीकी में एक दरख्त के पीछे खड़ा हो गया। मैं जानता था कि हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। दुर्योधन को अगरचे ये पता नहीं चल सका होगा कि सुमपुत हमारे हाथों मारा जा चुका है, लेकिन अलका अग्निहोत्री के कत्ल के सिलसिले में तो इसे हम दोनों की तलाश थी। इसमें शुबा नहीं कि अलका और दुर्योधन नागराज से किसी किस्म का इंतकाम लेना चाहते थे, लेकिन कैंप की तबाही पर इन सबको ही गुस्सा था। मैं किसी के भी हाल लग जाऊं, मुझे किसी सूरत में भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इस तरह दुर्योधन से बराह रास्त रब्ता करना अगरचे नहायत ख़तरनाक था, मगर इसके सिवाय हमारे लिए कोई चारा भी नहीं था। मुझे वहाँ खड़े हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर गया। मैं बार बार इस रास्ते को देख रहा था जिस तरफ राधा गई थी। इस सड़क पर बहुत कम लोगों की आमदोरफ्त थी, लेकिन राधा नज़र नहीं आई। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। दुर्योधन को राधा पर कोई शुबा तो नहीं हो गया था, और ऐसा तो नहीं कि राधा को गिरफ्त में लेने के बाद वो मुझे फांसने के लिए कोई नया जाल तैयार कर रहे हों। 1 घंटा गुजर गया, अभी तक राधा की वापसी के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे थे। मैंने एहतियातन वो जगह तब्दील कर ली और सड़क पार करके एक चबूतरे के पीछे खड़ा हो गया। इस चबूतरे पर शायद किसी ज़माने में कोई मूर्ति नस्ब थी, लेकिन अब तो चबूतरा भी टूट गया था। इस चबूतरे के साथ ही दरख्तों में एक तंग सा रास्ता था जो पीछे एक पार्क तक चला गया था। 10 मिनट और गुजर गए और फिर एक गाड़ी इस तरफ आती हुई दिखाई दी। वही हेडलाइट्स की रोशनी में सामने दूर तक का इलाका रोशन हो गया। गाड़ी ठीक इस जगह पर आकर रुकी जहां चंद मिनट पहले मैं मौजूद था। गाड़ी के हेडलैम्प्स बुझ गए थे, ताहम अंदर की बत्ती जल रही थी। स्टीयरिंग के सामने दुर्योधन था, इसके साथ वाली सीट पर राधा और पिछली सीट पर एक और आदमी बैठा हुआ था। गाड़ी के अंदर की बत्ती जानबूझकर जलती छोड़ दी गई थी ताकि मैं इन्हें देख सकूं। शायद इनका ख्याल था कि मैं इन्हें देखते ही अपनी कमीनगाह से बाहर आ जाऊंगा। रामा रामा कहाँ हो तुम? राधा की आवाज़ सुनाई दी। वो इसी तरफ मुंह करके मुझे आवाज़ दे रही थी जहाँ मुझे छोड़ कर गई थी, लेकिन मैंने अपनी जगह से हरकत नहीं की। मैं मोहतात अंदाज में इधर उधर देखता रहा। मैं ये अंदाज़ा लगा लेना चाहता था कि मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चली जा रही। राधा कार से उतर आई और इधर उधर देखते हुए फिर रामा का नाम लेकर मुझे पुकारने लगी। इसकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा बुलंद नहीं थी। इसके लहजे से मैंने अंदाज़ा लगाया था कि वो किसी दबाव में नहीं था। मैंने चंद सेकंड्स और इंतज़ार किया और फिर चबूतरे के पीछे से निकल कर सामने आ गया। राधा का रुख दूसरी तरफ था, वो मुझे नहीं देख सकी थी। ये रहा मैं, राधा देवी, मैंने इसे आवाज़ दी। राधा एक तरफ घूम गई और वो बोली, मैं तो डर गई थी। मैं समझी थी कि तुम डर कर भाग गए। कैसे भागत सकत हूँ राधा देवी, मैंने ऊंची आवाज़ में कहा ताकि दुर्योधन भी सुन ले। मेरी लुगाई इस राक्षस के कब्जे में है और मैं कैसे भागत सकत हूँ, तुम इसे पचा लोगी ना?
हमारा मतलब है हमारी लुगाई को इस राक्षस से। हाँ हाँ, हम तुम्हारी लुगाई को बचा लेंगे। बैठो गाड़ी में बैठो, राधा ने कहते हुए पिछली तरफ इशारा किया और कार का दरवाज़ा खोल दिया। पहले से बैठा हुआ आदमी पीछे सिर गया। इसके हाथ में काराकोफ थी। मैं इसके साथ बैठा तो काराकोफ की नाल मेरे कंधे को छूने लगी। इस बंदूकरी को पीछे को हटा दे भाया, कहीं हमारा अंतम न कर दे। मैंने हाथ से राइफल हटाते हुए कहा। इसने घूर कर मेरी तरफ देखा और राइफल दूसरी तरफ करके इसकी नाल खिड़की से बाहर निकाल दी। मैंने इसका चेहरा देख लिया था। वो दुर्योधन का गार्ड था। बड़ी ही खौफनाक शक्ल थी इसकी। इस रात आश्रम में दुर्योधन से मेरी मुलाकात तकरीबन 2 घंटों तक जारी रही। ताहम इस वक्त वो मुझे पहचान नहीं सका था, मगर मुझे अंदेशा था कि कहीं मेरी आवाज़ न पहचान ले, इसलिए मैं बिगड़े हुए लहजे में बात कर रहा था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।